नमस्कार बच्चों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। प्रकाश का अपवर्तन अपन टॉपिक में चल रहा है। प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ा चुके हैं। अपवर्तनांक को अपन ने बेहतर कोशिश की है कि अपवर्तनांक बिल्कुल क्लियर रहे। फिर उसके बाद अपवर्तन के उदाहरण लेना हमने स्टार्ट कर दिया था। अपवर्तन के उदाहरण में हम एक उदाहरण कर चुके हैं। उस उदाहरण में हमने कांच की आयताकार पट्टिका से प्रकाश का अपवर्तन लिया था, जिसमें आपको परिणाम दो मिले थे, वो दिखा दिए थे। विभिन्न माध्यमों से गुजरती हुई निर्गत किरण सदैव आपतित किरण के समांतर होती है, यानी आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर होता है। लेकिन किरण का मूल पथ से विस्थापन हो जाता है, यानी मूल पथ से दूर सरक जाती है, जिसे पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन अपन कैलकुलेट करके बता चुके। D बराबर आपतन कोण इंटू प्लेट की मोटाई ब्रैकेट 1 - 1/n। n कांच का अपवर्तनांक क्योंकि प्लेट कांच की है। ठीक है, अब अपवर्तन के अन्य उदाहरण पे चलेंगे अपन। हाँ जी, तो अगला उदाहरण, ठीक है, अपवर्तन का अगला उदाहरण है सघन माध्यम में स्थित वस्तु को विरल माध्यम से देखना। विरल माध्यम से देखना। तो पहले तो इटसेल्फ अपन टॉपिक को क्लियर कर लें। जिस वस्तु को आप देख रहे हो वो वस्तु है सघन माध्यम में, और जहां से आप देख रहे हो वो है माध्यम विरल, यानी जहां आप खड़े हो वो विरल माध्यम है। इसका उल्टा भी अपने को समझाना पड़ेगा। एक समझ जाएंगे तो उसका उल्टा भी उसी से समझा पा लेंगे। तो इसका दूसरा पहलू भी अपने को समझाना पड़ेगा कि अगर वस्तु विरल माध्यम में होती और हम सघन माध्यम में खड़े होकर देख रहे होते तो क्या होता। तो वो दूसरी बात है। पहले अपन इसको क्लियर करेंगे कि वस्तु सघन माध्यम में है और हम उसको विरल माध्यम से देख रहे हैं। एक बात बता दूं बच्चों कि कोई टॉपिक जब बहुत ज़्यादा समझाना होता है तो थोड़ा सा टीचर होने की वजह से एक ही बात को 2-4 बार रिपीट कर देते हैं। या मुझे लगा कि हो सकता है शायद आपको ऐसी चीज़ें इरिटेट करें, तो आप इरिटेट मत होइए। ये हमारी संतुष्टि के लिए करते हैं। जब तक खुद मैं संतुष्ट नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं उस बात को रिपीट करता रहूँगा। तो इस चैप्टर में ऐसा हो सकता है कि एक बात को 2-3 बार बार बोलने की कोशिश की जाए। अब आप तो सामने देखते हो तो आपको तो वो रिपीटेशन दिख जाता है। मैं तो ऑन स्क्रीन पढ़ा रहा हूँ, मुझे वो नज़र नहीं आता। मेरे को तो ये नज़र आता है कि बच्चा जो सामने बैठा है उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो ऐसा होगा, उनको अवॉइड करें। तो वस्तु तो अपन रख दें सघन माध्यम में। तो सब ये तो आपके पारदर्शी पृष्ठ होगी, है ना, या अपवर्तक पृष्ठ कहो, दो माध्यमों को जो अलग अलग करती अपवर्तक पृष्ठ। चलो सब इसको तो अब अपन समझने ही लग गए, है ना। माध्यम की डेंसिटी में अंतर दिखाने के लिए ये पानी जैसा कुछ बनाया जाता है। अब आप पानी समझो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर हवा है
तो ऊपर व्हीलर माध्यम मानेंगे, नीचे पानी है तो सघन माध्यम मानेंगे। लेकिन ये माध्यमों को डिस्टिंग्विश करने के लिए दिखाने का एक तरीका है ना। और ये जो बार बार होता है, ये डिजिटल बोर्ड का अपना तरीका है ना। तो ये सब माध्यम एक विरल, आप विरल से देख रहे हैं साहब, ठीक है। और ये माध्यम 2 जहां वस्तु है, तो ये फिर सघन है ना। वस्तु को ऑब्जेक्टिव बोल दें, ये ऑब्जेक्ट बोल दिया। अब पहले एक बात समझे देखना, वस्तु यानी ऑब्जेक्ट यहां पर स्थित है, सतह ये है, तो QO, पेन चेंज कर लूं, ब्राइटनेस होनी चाहिए ना, QO तो हुई वास्तविक गहराई। समझ में आ गई बात? तो मैं कहीं ना कहीं लिखता चलूं, QO, इसको तो अपन कहेंगे वस्तु की वास्तविक गहराई, है ना साहब। चलो सब, अब एक किरण से, जहां तक होता है एक किरण से बना दो, क्योंकि इसमें तो मैथमेटिकल फॉर्मूला बन के आपके सामने आएगा, वो फॉर्मूला खुद बता देगा। हालांकि अभी चित्र से ही पता पड़ जाएगा आपको, है ना, और फॉर्मूला खुद भी बता देगा। तो एक किरण का चित्र बना रहा हूं, यह आपतित किरण, ध्यान रखना सघन माध्यम में वस्तु है, बिंब, बिंब का मतलब वस्तु, और देख आप विरल से रहे हो। अभिलंब के बिना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसका तो पता कभी पड़ेगा ही नहीं, तो अभिलंब की तैयारी सबसे पहले, ठीक है। सबसे विशेष ही मानता हूं मैं अभिलंब को। मैंने आपको शुरू से ही, जब से मैंने ऑप्टिक्स चालू की है, तो मैंने अभिलंब पे ही विशेष जोर दिया है। आपने भी गौर किया होगा इस बात को, ठीक है सर। ये अभिलंब, कोण का ध्यान रखते चलो, कोण अभिलंब से लेते हैं अपन, तो ये हुआ इस समय आपतन कोण, आई बोल दें इसे, और क्या, ठीक है। अब सब, क्योंकि अपन सघन से विरल जा रहे हैं, तो किरण अभिलंब से दूर हटेगी, यानी अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से बड़ा होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं, होना ही चाहिए। यानी अपन जान लें कि R ग्रेटर देन I होना चाहिए, वो दिखना भी चाहिए, और दिखा भी रखा है, ठीक है। अब क्योंकि एक किरण का चित्र, तो आंख दिखा के आपको समझा दें कि वस्तु कहाँ दिख रही होगी आपको, तो वस्तु आपको यहां दिख रही है, इमेज इस जगह पे, यहां लिख देता हूं I, QI क्या है साहब? आभासी गहराई। अब चित्र से तो टाइटल क्लियर हो गया कि जो वस्तु सघन माध्यम में स्थित है, आप उसे विरल से देखेंगे तो उसकी आभासी गहराई QI है ना, वास्तविक गहराई से कम होगी। तो चित्र में तो दिख रहा है, अभी प्रूव करना बाकी है। अभी तो मैं चित्र में जो दिख रहा है वो लिख रहा हूं। देखो, आभासी गहराई
वास्तविक गहराई से कम है, यानी सघन माध्यम में स्थित वस्तु को जब आप विरल से देखते हो तो वस्तु ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, यानी आपको वह उस स्थान पर दिखाई नहीं देगी जहां पर वास्तविकता में वह उपस्थित है। साफ दिख रहा है, एक किरण चित्र से भी दिख रहा है, दो किरण चित्र बनाते तो भी दिखता, पर इसमें स्पेस देनी पड़ती और एक लंबा चौड़ा प्रॉब्लम होती, इसलिए अपन ने उसको करना उचित नहीं समझा। अभी मैथमेटिकली भी अपन इस तथ्य को प्रूव करके पटक देंगे, सिद्ध करके पटक देंगे, है ना। अब अभी चित्र से आप इतना तो समझ ही सकते हो, जैसे बच्चों का पुराने ज़माने में एक खेल होता था कि पानी की बाल्टी में एक छोटा सा डिब्बा रख देते थे और आपको पानी के ऊपर से सिक्का डालना होता था, जो आप डिब्बे में पहुंचा देंगे तो आपको इनाम मिलता था। अक्सर इस खेल में खिलाड़ी विफल हो जाते थे। हम भी जब पढ़े तभी समझ में आया कि विफल क्यों जाते हैं, क्योंकि हमें जहां डिब्बा दिख रहा है तो हम तो सिक्का उसी हिसाब से डाल रहे हैं, पर डिब्बा जहां दिख रहा है वहां डिब्बा है नहीं, डिब्बा तो कहीं और है। अब हमें तो डिब्बा कहाँ दिखता था, यहाँ, और डिब्बा कहाँ है, यहाँ पर है ना। तो सब जो सिक्का डालने वाला होता था, प्लेयर जो भी है, वो असफल होता था। 10 प्रयासों में कोई 2 प्रयास सफल भी हो सकते हैं, क्योंकि कई बार जब बार बार अनुभव करता आदमी तो समझ जाता है कुछ गड़बड़, तो वो उस स्थान से हटकर किसी दूसरे स्थान से सिक्का डालना चालू कर देता है। और एक कैलकुलेशन, क्योंकि बहुत बड़ी तो परास है नहीं, तो एक कैलकुलेशन ऐसी हो जाती है कि वो सिक्का चला भी जाता है। लेकिन यहाँ टाइटल क्लियर है। इसमें एक बात और मैं समझाता हूँ, जो शायद अब क्वेश्चंस के रूप में तो आती नहीं होगी। आप जितना तिरछा देखोगे, देखने का भी फर्क पड़ता है, ठीक है, ये तो है जो है, लेकिन आप तिरछा देखोगे तो भी वस्तु ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। तो हालांकि अपन तो तिरछा नहीं देख रहे, अपन ने तो किरण चित्र बनाया, तो अपने तो तिरछा देखने का। पर आपसे कोई पूछे कि जल में स्थित वस्तु को तिरछा देखें तो क्या होगा, तो वस्तु ऊपर उठी हुई दिखाई देगी तिरछा देखने पर, क्योंकि तिरछा देख रहे हो ना। अब तिरछा देख रहे हो फिर भी वस्तु दिख रही है, तो इसका मतलब ऊपर उठी हुई तभी दिख रही है, वरना आपको तो सीधे देखने पे ही दिखनी चाहिए ना, पर तिरछा देख रहे हो और दिख रही है, तो इसका मतलब उसका प्रतिबिंब तो ऊपर ही बना। तो तिरछा देखने पर भी वस्तु ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। खैर, हमें ये सिद्ध करना है कि आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम होगी। मैंने आपको कईयों बार समझा ही दिया कि इसमें त्रिभुजों का कमाल होता है। इसमें ऑप्टिक्स में सभी त्रिभुजों की तैयारी पूरी रखी है ना। तो 2 त्रिभुज तो आपको दिख ही रहे होंगे। इसको P बोल दूं, यहाँ QPO भी दिख रहा है आपको, और QPI भी दिख रहा है। ये तो देखो 90 डिग्री है ही सही, ठीक है। ये एंगल तो 90 डिग्री है। अब कौन कौन से एंगल की अपने को जरूरत पड़ रही वो देख लें अपन। अब आप देखो साहब, ये कोण, मैं कोण यहाँ ज़्यादा ठूसूंगा तो आपके चक्कर पड़ेगा। कोशिश करता हूँ अलग अलग रंग लेकर दिखाने की, है ना, हल्का लाइट में दिखाऊं। देखो अभी जैसे ये कोण की बात करेंगे तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये आई आएगा, ये आर आएगा, है ना। ये देखो, ये कोण लें तो ये कोण मेरे को, ये देखो ये वाला, है ना, ये कोण क्या मिलेगा, आर, शीर्षाभिमुख है, तो ये 90 माइनस आर, तो फिर ये वाला कोण कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, है ना। ये कोण आई है तो ये एकांतर है
ये भी आई होगा। अब मैं इस आर वाले को मिटा देता हूँ, क्योंकि समझा तो चुका ना मैं, क्योंकि जितने कोण होंगे फिर आपका कन्फ्यूजन बढ़ेगा। इससे ये आर है, मैं दिखा चुका हूँ, अब इसको हटा लेता हूँ। ठीक है साहब, तो कोण वगैरह मैंने सब तैयार कर दिए। अब कोण तैयार करने के बाद मैं साइन आई भी निकाल लेता हूँ और साइन आर भी, और फिर मैं स्नेल का नियम लगा देता हूँ, या पहले स्नेल का नियम लिख देते हैं। चलो पहले स्नेल का लिख देते हैं, फिर उसमें मान पुट करेंगे। चलो ऐसे कर देते हैं ना। तो साहब अपवर्तन के द्वितीय नियम यानी स्नेल के नियम से, है ना। ऑप्टिक्स में थोड़ा सा मैं स्क्रीन से हटा करूंगा, क्योंकि इसमें सारा कमाल चित्र का है ना। आपको चित्र बनाते समय समझ में नहीं आया या दिखा नहीं तो कोई तंत्र वाली बात नहीं। यहाँ लिख देता हूं मैं सब साइन आर, आपतन कोण सॉरी आई, है ना। आपतन कोण को आई लिया है मैंने, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे मिट जाए यार, ये देखो ऐसे नाटक होते, कुछ क्षण तो इसमें खो जाता है। चलो, है ना। साइन आई आपतन कोण अपॉन साइन आर, ये ध्यान रखना माध्यम 2 से 1 में जा रही है किरण, तो आपको ये लिखना पड़ेगा 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक। यहाँ पे आपको ये ध्यान ही रखना है आपको। अब 1 से 2 में कहाँ रही किरण? जब माध्यम 1 से माध्यम 2 में आती है तो 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक लिखते हो आप। अब क्या हो रहा है वो आपके सामने। अब 2 से 1 में जा रही तो 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक, क्योंकि किरण तो 2 से चली, है ना। चलो साहब, अब साइन आई निकालें सब। तो साइन आई कौन से ट्राइंगल में? QPO में, है ना। चलो साहब, त्रिभुज QPO में क्या निकलेगा यहां से? साइन आई। ठीक, साइन आई, साइन आई में लंब, लंब तो आपका QP आई रहा है, या QP लिख देना, और कर्ण लंब बटा कर्ण। ठीक है साहब, तो PQ है ना, लंब, कर्ण कितना? PO। ठीक है साहब, दिख गया साफ साफ। ये तो साइन आई हो गया। और कौन सा त्रिभुज अपने पास? त्रिभुज QPI। QPI में, है ना, बॉक्स में डालते चले कि अपन क्या क्या कैलकुलेट करते जा रहे हैं। ठीक, अब साइन आर निकालो। वही लंब तो वही रहा, PQ, साइन आर, लंब तो वही रहा, PQ। कर्ण अब क्या हो गया सब? PI। कर्ण हो गया PI। दोनों मान निकाल लिए, साइन आई का भी और साइन आर का भी, दोनों रख दो समीकरण 1 में। ठीक है, तो सब बाई इक्वेशन 1 रखो। साइन आई का मान रखोगे आप PQ अपॉन PO, साइन आर का मान रखोगे PQ अपॉन PI, और यहां रखोगे 2n1। PQ से PQ कट गया। ठीक है साहब, अब आप ध्यान से समझो मेरी बात को यहां पर, है ना, बिल्कुल क्लियरली। मैंने आपसे कहा था कि मैं n हमेशा ग्रेटर देन 1 लिखूंगा।
n हमेशा ग्रेटर देन 1 लिखने के लिए मैं विरल के सापेक्ष सघन का लिखूंगा, क्योंकि विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक 1 से बड़ा होता है, सघन के सापेक्ष विरल का ये 1 से छोटा होता है। तो हम पहले ही निर्णय ले चुके हैं कि हमारे जितने भी सूत्र होंगे उन सभी सूत्रों में n ग्रेटर देन 1 होगा। तो n ग्रेटर देन 1 ऐसे थोड़ी हो जाएगा अपनी मर्जी से, वो n ग्रेटर देन 1 तभी होगा जब अपन विरल के सापेक्ष सघन का लेंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये 2n1 है, ये तो 2 तो सघन है और 1 विरल है। अब इसको मैं तो 1n2 लिखूंगा। अब 1n2 ऐसे तो लिख सकते हो कि अपनी मर्जी से, अपन जानते हैं 2n1 बराबर 1n2, तो ये अपन ने पढ़ रखा है, अपन ने अपवर्तन के पहले लेक्चर में ही सबसे पहले यही क्लियर किया है। अब सब pi अपॉन po इज इक्वल टू 1 अपॉन, पहले लिख देता हूं मैं ना, नहीं तो चक्कर पड़ जाएगा, यानी pi अपॉन po। इसकी जगह मैं ये लिखूं, है ना। और आप जानते हो आप कि मैं n ग्रेटर देन 1 लिख रहा हूं, तो अब अपन 1n2 भी क्यों लिखे, 1n2 तो कर ही चुके ना, यानी अपन जो n लिख रहे हैं वो ग्रेटर देन 1 ही होगा। तो सब समझ जाएंगे कि विरल के सापेक्ष किसका लेते हैं अपन सब। और आपको स्टैंडर्ड मिलता भी एयर के सापेक्ष ही तो है ना, तो एयर तो विरल ही है ना, या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में नहीं था तो वैक्यूम तो विरल ही है। अब किसी का मिले तो वो तो सघन ही होगा, तो अपन उसको 1n2 भी क्यों लिखे, ओनली n लिख दें, यानी PO अपॉन PI। उल्टा कर दिया ना मैंने, PO अपॉन PI, इनको उल्टा कर दिया, इज इक्वल टू N। यहां तक बात समझ में आ गई। अब क्योंकि आंख पर आंतरिक कोण का मान या आंख पर आंतरिक दर्शन कोण का मान अति अल्प होता है, समझा। मेरे को लिखना दो फिर मैं समझाता हूं। क्योंकि नेत्र पर आंतरिक दर्शन कोण अत्यल्प होता है, यार किसी बात है ना, अत्यल्प होता है, इसलिए Q और P दो बिंदु मानना संभव नहीं है। ऐसे समझो आपकी आंख का लेंस बहुत छोटा है, आप ही अपनी आंख में कांच में देख लो कितना सा लेंस है। उस लेंस के लिए P और Q बहुत दूर बिंदु नहीं है, लेंस तो बहुत छोटा सा है ना, तो उस लेंस के लिए तो दोनों बिंदु लगभग समपाती माने जाएंगे। इसलिए, है ना, पेन चेंज कर दूं तो दिख जाएगा आपको, और इसी पे खत्म करने की सोच रहा हूं। तो इसलिए PO को मैं क्या लिख दूं, QO, PI को क्या लिख दूं, QI बराबर N। ठीक है। QO क्या है, वास्तविक गहराई। अब मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो मैं अब इधर आ जाता हूं, है ना, ये बात यहीं खत्म कर लूं ताकि आगे। तो QO क्या लिखूं, वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई, है ना। QI क्या लिखूं, आभासी गहराई, आभासी गहराई।
बराबर n। चलो सर, अब देख लो आप, है ना, आराम से। इसको चाहे तो समीकरण 2 नाम दे दो। अब क्योंकि अपन ने क्या कहा, n हमेशा 1 से बड़ा है हमारे लिए। अब n 1 से बड़ा है तो इसका मतलब वास्तविक गहराई आभासी गहराई से ज्यादा है। यही हुआ ना, उल्टा बोल दो इसे। भाई आपने बोला वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई मतलब क्यों, आभासी गहराई से ज्यादा है। मतलब सघन माध्यम में स्थित वस्तु को जब विरल माध्यम से देखोगे तो आभासी गहराई सदैव वास्तविक गहराई से कम होगी। बोलने का फर्क है। आप चाहो तो इससे ही बोल दो वास्तविक गहराई आभासी गहराई से अधिक है क्योंकि n ग्रेटर देन 1, तो आप बोल रहे हो आभासी गहराई अधिक है, सॉरी आप बोल रहे हो वास्तविक गहराई अधिक है। आप वास्तविक गहराई अधिक बोल रहे हो, मैं आभासी गहराई कम बोल रहा हूं, एक ही तो बात है, दोनों में अंतर नहीं है ना। बोलने का फर्क पड़ जाता है, उसमें कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो आप तो सीधा सीधा एक बार और मैं बोलता हूं, n ग्रेटर देन 1 आपके अकॉर्डिंग वास्तविक गहराई ज्यादा है, किससे, आभासी गहराई से, यानी आभासी गहराई कम है। मैं भी यही कह रहा हूं कि इसका मतलब सघन माध्यम में स्थित वस्तु को विरल से देखेंगे तो आभासी गहराई कम होगी वास्तविक गहराई से, मतलब वस्तु ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। यही परिणाम अपन ने चित्र से भी समझा देता कि आभासी गहराई कम होती है वास्तविक गहराई से। तो हमें जल में या सघन माध्यम में कोई भी वस्तु रखी हो वो हमें ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही, उसकी वास्तविक स्थिति में दिखाई नहीं देगी। अब आज के बाद आप पानी की बाल्टी में कुछ भी रखना तो आप समझ जाना कि वो जहाँ दिख रही है आपको पानी के अंदर चीज़ वो वहाँ पर नहीं है, आपको तो बल्कि ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही है। फिर मैंने आपको ये भी समझा दिया कि अगर तिरछा देखोगे तो वो और ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। हो गया सब टॉपिक खत्म। सघन माध्यम में स्थित वस्तु को विरल माध्यम से देखने पर वस्तु ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, मतलब आभासी गहराई कम होती है वास्तविक गहराई से। ठीक है। अब क्योंकि इसका उल्टा भी पढ़ना जरूरी है ना, यदि विरल माध्यम में स्थित वस्तु को सघन माध्यम से देखें, सघन माध्यम से देखें, है ना। चलो सर, अब उल्टा हो गया। अब आप जिस वस्तु को देखना चाह रहे हो वो विरल माध्यम में है और आप कहाँ हो, सघन माध्यम में। तो समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 में क्या हो जाएगा सब, समीकरण 2 में उल्टा हो जाएगा। आभासी ऊंचाई है ना, ऊंचाई बोलेंगे ना, बोलने का भी फर्क पड़ता। अब आभासी ऊंचाई है ना, आभासी हाइट अभी मैं समझा दूंगा, ऊंचाई बटा वास्तविक ऊंचाई बराबर n होगा। देखो सब आप वापिस इस पे आ जाओ 2 पे। ये तो इसके लिए जो अपन ने टॉपिक डाल रखा, इसका उल्टा कर दिया। तो देखो मैंने यहाँ भी उल्टा कर दिया, आभासी गहराई की जगह आभासी ऊंचाई कर दी।
और वास्तविक गहराई की जगह वास्तविक ऊंचाई कर दी, उल्टा कर दिया। देखो आप भी करके देखोगे तो यही आएगा, है ना। अब क्योंकि वो n ग्रेटर देन 1 है, इसलिए अब आभासी ऊंचाई ग्रेटर देन वास्तविक ऊंचाई होगी। अब मैं साहब इसके कुछ उदाहरण से समझाता हूं बात। जैसे आप स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, तो आप पानी में हैं, पानी के अंदर हैं। अब पानी के अंदर से स्विमिंग पूल के बाहर कोई जैसे पोल है, डंडा है, वो गड़ा हुआ है वर्टिकल। तो आप स्विमिंग पूल में से, पानी के अंदर से स्विमिंग पूल के बाहर यानी हवा में कोई रोड है, पाइप है जो सीधा है, उसको देखेंगे तो उस पाइप की आभासी ऊंचाई आपको वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा दिखेगी। यानी पाइप ज़्यादा लंबा दिखेगा, ज़्यादा लंबा दिखेगा अगर आप विरल माध्यम में स्थित वस्तु को सघन से देखेंगे। अब उल्टा हो गया, है ना। तो सब विरल माध्यम में स्थित वस्तु को सघन माध्यम से देखते हैं तो आभासी ऊंचाई ज़्यादा दिखती है वास्तविक ऊंचाई से। इसका सबसे शानदार आपको तरीका बताता हूँ कि आसमान में जो हवाई जहाज उड़ते होते हैं उनकी ऊंचाई हमें वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा दिखाई देती है। वो इतने ऊंचे नहीं होते जितने हमें दिखाई देते हैं। हमें तो ज़्यादा ऊंचे दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रेक्षक देखने वाला है वो पृथ्वी धरातल पर है और पृथ्वी धरातल पर वायु का घनत्व उच्च है। तो पृथ्वी धरातल किसका काम करेगा? सघन माध्यम का। जबकि हवाई जहाज तो ऊंचाई पर है, ऊपर है। तो पृथ्वी धरातल से जब ऊपर जाते हैं तो स्वाभाविक है वायु के घनत्व में कमी होती है। तो हवाई जहाज किस में है? विरल माध्यम में। विरल माध्यम में स्थित हवाई जहाज को हम धरातल, पृथ्वी धरातल यानी सघन माध्यम से देख रहे हैं। तो हवाई जहाज हमें उसकी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर उड़ता हुआ दिखाई देता है ना। तो ये चित्रों से भी कर सकते हैं हम। चित्रों से भी, जैसे मान लीजिए मैं छड़काई बताऊं, है ना। अब चित्र से बताता हूँ थोड़ा सा, है ना। अपन ये चीज़ ठीक है कंसेप्चुअली भी, और आप तो ज़्यादा इतना रटने रटाने के बजाय ऐसा कर लो सीधा साधा। देखो मैं आपको बताऊं, ये एक छड़ ले ली अपन ना, है ना। ये तो Q और ये P, ये तो उसकी वास्तविक ऊंचाई है जो आपको दिख रही है ना। ये वास्तविक ऊंचाई H1। अब आप देख रहे हो सघन माध्यम से, तो विरल और ये सघन। तो आपको रटना कहीं नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा, जब मैंने ऑप्टिक्स चालू की थी तो मैं ऑप्टिक्स चालू करते आपसे कहा था कि ऑप्टिक्स में आपको रटना नहीं पड़ेगा। ऑप्टिक्स में आपको हर चीज़ समझनी है, ठीक है ना। तो आप तो समझो ही समझो। अब सब इसका P सिरे से ले लेते हैं किरण। तो ये P सिरे से अपन ने किरण डाल दी। अब वस्तु किस में रखी है साहब? विरल माध्यम में। प्रेक्षक कहाँ पर है? सघन माध्यम में। अभिलंब, है ना। कलर तो मैं अलग अलग लूँ ना। ये साहब अभिलंब, क्लियर। ये आपका आपतन कोण हो गया I। अब क्योंकि आप तो किस में से देख रहे हो? सघन में।
तो किरण विरल से सघन जा रही, अभिलंब की ओर मोड़ूं। जब किरण विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, यानी अब अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से कम होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा मोड़ देता हूं मैं, ये सब थोड़ा सा मोड़ देता हूं। व्हाइट कलर की किरण ले रहा हूं तो व्हाइट है ना, तो ये कोण थोड़ा सा कम कर लेता हूं, ज़्यादा कम नहीं कर रहा, और सब बहुत ज़्यादा हो जाएगा इतनी तो फिर मेरे पास स्पेस नहीं है ऊपर। एक्चुअली वो तो बहुत लंबा दिख रहा है डंडा तो, लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं है ना, तो मैं ज़्यादा मोड़ने की स्थिति में नहीं हूँ। तो भाई जानी तो यहाँ चाहिए थी, अब उससे थोड़ा सा मैं भी इसको बना दूँ। पहले बेस है ना, इससे कम करना है अपने को कोण, तो मैंने पहले क्या बना दिया, बेस बना दिया, उससे थोड़ा सा कम कर देता हूँ साहब। ये देखो, ये अपवर्तित किरण। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ जो कंफ्यूज करेगी अपने को। ठीक है, ये मिटा दी मैंने। ये आपका अपवर्तन कोण अब R लेस देन I, समझ ही गए होंगे आप, क्योंकि किरण विरल से सघन की। अब P आपको कहाँ दिख रहा है, देखो आप, ये आपकी I है, आँख है ना। अब देखो आपको P कहाँ दिखेगा, मेरे ऊपर थोड़ा सा कोई कलर दूसरा लेता हूँ। ये देखो, ठीक है, इसको किरण को अब सीधा करीब मान लो आप, है ना। ये P बिंदु यहाँ दिख रहा है आपको, P डैश, यानी अब आपको छड़ की ऊंचाई कितनी दिख रही है, H2। H2 क्या है यहाँ पर, आभासी ऊंचाई है ना, यह है आभासी ऊंचाई। और ये किससे बड़ा दिख रहा है आपको, H1 से। H1 क्या है, वास्तविक ऊंचाई। अब बोलो, किसी प्रकार के रटने की आवश्यकता है क्या, साफ दिख गया। किरण चित्र बनाते ही बिल्कुल सीन क्लियर हो गया। अब देखो, मैं तो आइडिया से बनाता हूँ ना, आप पैमाने वगैरह से बनाएंगे थोड़ा एक्यूरेट खींचेगा, मैं तो देखो एक बार खींच जाता है, एक आइडिया ही मेरे को लेना पड़ता है ना। तो किरण तो वाइट वाली मूर्ति देख रहे हो, अब ये आती हुई कहाँ से दिख रही है, P के यहाँ से दिख रही है ना। अब मैं चित्र को सही करने लगूँगा और वो और बिगड़ जाएगा, इसलिए बस आप तो मेरी मान लो, नहीं तो मैं ज़बरदस्ती मनवाऊँगा फिर, है ना। तो P आपको यहाँ दिख रहा है, यानी जिस डंडे की साइज H1 है वो आपको H2 दिखाई दे रही है। अब दोनों बातें क्लियर हो गई, है ना, कि साहब सघन माध्यम में स्थित वस्तु विरल से देखते हैं तो आभासी गहराई कम दिखाई देती, यानी वस्तु ऊपर उठी दिखाई देती, और उसका उल्टा सघन माध्यम में स्थित वस्तु को, विरल माध्यम में स्थित वस्तु को सघन से देखते हैं तो उसकी आभासी ऊंचाई वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा दिखाई देगी। ये साहब अपवर्तन का दूसरा वाला अच्छा एग्जाम्पल हो गया। अब बाकी को तो चित्र से निपटाने की कोशिश करेंगे, जैसे ये अपन ने निपटाया। अब जल में जली जाने कैसा लिखाई में आ गया। जल में छड़ का टेढ़ा दिखाई देना, और जल में छड़ का टेढ़ा दिखाई देना, ये सब उदाहरण है। आप भी और उदाहरण ले सकते हो, है ना। बस ये जितना आप चित्र बनाओगे, मेरी तो आपको शुरू से सलाह है कि इसमें जितने आप चित्र बनाओगे उतना ज़्यादा आपके ऑप्टिक्स क्लियर होती जाएगी। आप चित्र से सीन क्लियर कर देंगे। ये सब एक छड़ दिखा रहे अपन, उसका कुछ भाग हवा में होना चाहिए तभी टेढ़ी दिखाई देगी वो, है ना। तो सब एक छड़ है, उसका कुछ भाग तो जल के बाहर दिखाओ
तो साहब ये थोड़ी सी मोटी दिखा दो, परख नली की तरह, है ना। ये इसका तिरछा भाग दिखा दिया। इस P को हम अब देख रहे हैं कैसा दिखेगा। अब मेरे पास मार्जिन है, मैं 2 किरण का चित्र बना के दिखा देता हूँ एक बार, है ना। यहाँ से 2 किरण ले लेता हूँ। भाई वैसे तो अपने को 2 किरण के चित्र बनाने चाहिए थे, लेकिन अपवर्तन में 1 किरण से ही चल जाता है काम। अब मार्जिन मिल गया क्योंकि मैं चित्र से ही क्लियर कर दूंगा। इनको थोड़ा सा दूर ले लेता हूँ मैं ना, क्योंकि मेरे को टेढ़ा भी तो दिखाना है, तो थोड़ा सा इसको दूर दूर कर लेता हूँ, इसको भी और इसको भी, है ना। तो अब केवल चित्र से ही अपन बात क्लियर करने के मूड में है, तो मैं थोड़ा दूर ले लेता हूँ। ये मैंने दूर ले लिया, ठीक है, क्लियर। 2 किरण का चित्र बना रहे हैं पहली बार। वैसे आपको अपवर्तन में 2 किरण का चित्र बनाने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, एक से भी पता पड़ जाता है। अभिलंब ले लो, ये छोटे छोटे अभिलंब बना दिए। ये आपतन कोण आप सघन से और विरल में किरण को ले जा रहे हो। जब सघन से किरण विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। अब इसमें यह ध्यान रखा करो कि कोई आपको क्या नाम से अपवर्तन कोण बहुत ज़्यादा दिखाना भी जरूरी नहीं है ना। ऐसे आधार बना लो, जैसे ये सीधा है, ये सीधा है, इधर ये सीधी है। अब आप थोड़ी थोड़ी, भाई अभिलंब सघन से विरल जाए तो अभिलंब से दूर हटेगी, थोड़ा थोड़ा हटा के दिखा दो। कोई बहुत ज्यादा कोण हटा के थोड़ी दिखाना है। तो ये देखो मैंने पहले ऐसे कैसे बना ली, अब थोड़ा थोड़ा हटा के दिखा देता हूँ। मतलब अपवर्तन कोण थोड़ा ज्यादा दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि किरण सघन से विरल में जा रही है। तो हल्का हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं। ये देखो और ये देखो। अब येलो वाली को मिटा दूं, है ना, ताकि आपको भ्रम नहीं हो। येलो वाली अब मिटा दी मैंने, है ना, इधर भी येलो वाली मिटा दी। तो वास्तविकता में, और राम, चलो, है ना, ये अभिलंब। तो ये अपवर्तन कोण हो गया आपका। अब आपको पहले वाला कोण दिखाई देता तो उससे तो पता पड़ गया कि ये ज्यादा है ना। अब यहां आपकी आंख है, उधर तो एक किरण फैल चुकी है, तो उधर तो मिलने वाली है नहीं। चलो इनको इधर बढ़ाओ, पीछे पीछे बढ़ाते हैं साहब। ये पीछे बढ़ा लिए, उसको भी बढ़ाते हैं। अब देखो ऐसे ही बढ़ेंगे ना, जब बिना पैमाना वैमाना है तो इससे बढ़ा। अब देखो पी का आभासी प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ बना, इस जगह पर जहाँ दोनों किरणें मिलती हुई प्रतीत हुई। इसका मतलब आपको ये जो नोक है, ये नोक कहाँ दिखाई देगी, ये नोक आपको इस जगह दिखाई देगी, थोड़ा सा ऊपर। यानी जो छड़ सीधी लंबी थी वो छड़ आपको कैसी दिखेगी, देखो ऐसे दिखेगी, है ना। ये सीधी लंबी तो मैंने बनाई रखी थी, आपको जो दिखेगी वो बता देता हूं। आपको ऐसे दिखेगी, टेढ़ी दिखेगी। तो जल में छड़ का टेढ़ा दिखाई देना। अब इसका कुछ भाग हवा में होना जरूरी था, तभी तो देखो साफ टेढ़ी दिख रही है। और इसकी ओरिजिनल पोजीशन तो थी ये वाली, जो आपको पहले बता रखी थी मैंने शुरू में। पर अब आपको 2 किरणों के चित्र से क्लियर हो गया कि अब आपको सीधी दिखाई देने वाली नहीं है। ये भी सब अपवर्तन का ही उदाहरण है ना। चलो सब अपवर्तन के उदाहरण अपन पढ़ रहे हैं। अपवर्तन के अगले उदाहरण में तारे का टिमटिमाना, है ना, तारों का टिमटिमाना।
टिमटिमाना। ठीक है, टिमटिमाने का मतलब ये है कि तारे से आने वाला प्रकाश हमें बंद चालू बंद चालू बंद चालू, बंद होता है फिर चालू, फिर बंद होता है चालू, तो हमें लगता है जैसे कोई ऑन ऑफ जैसी सिचुएशन चल रही हो। तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? तो सब तारे बहुत ऊपर हैं, आसमान में हैं। तारों से आने वाली प्रकाश किरणें वायु की विभिन्न घनत्व वाली परतों से गुजरती हुई हमारे आंख पर पहुंचती है, यानी आंख के रेटिने पर पहुंचती है। तो बहुत सारे स्तर हैं इस बीच में। तारा कहाँ है, हम कहाँ हैं, ये भी देख लें। तो तारा तो बहुत ऊंचाई पर है, हम धरातल पे, पृथ्वी धरातल पर। तो प्रकाश किरण जो तारे से धरती पर आ रही है, तो वह वायु की विभिन्न परतों से गुजरती है, जिनका घनत्व अलग अलग जगह अलग अलग हो, क्योंकि हम जानते हैं धरातल से ऊपर की तरफ जाने पर वायु का घनत्व घटता हुआ जाता है ना। अब होता क्या है, इन परतों के घनत्व में जब परिवर्तन होता है तो स्वाभाविक है अपवर्तित किरण का प्रतिबिंब आंख के रेटिने पर कंपन करेगा। भाई कभी प्रतिबिंब एक्स स्थान पर बनेगा, कभी वाई, क्योंकि भाई अलग अलग घनत्व में, या यूं कहते हैं एक से दूसरे माध्यम में जब किरण गमन करेगी तो अपवर्तित किरण विचलित होगी मूल पथ से। लेकिन वायु के घनत्व यानी वायु की परतों के घनत्व में जब परिवर्तन होता है, यूं थोड़ी कि एक दायरे में घनत्व फिक्स ही हो गया, ऐसा नहीं होता। वायु की परतों के घनत्व में परिवर्तन होता रहता है। तो जब घनत्व में परिवर्तन होता रहेगा तो जो अपवर्तित किरण आपके आंख के रेटिने पर आ रही है वह कंपन करेगी। यानी जैसे अपन रेटिने पर ही दो बिंदु अज्यूम कर लें, तो कभी उसका प्रतिबिंब एक्स पे बनेगा और कभी रेटिने के बिंदु वाई पर बनेगा। एक्स पर बनेगा फिर वाई पर बनेगा, उस बीच में आपको किरण दिखाई नहीं देगी। तो साहब एक्स पर बना जब तारा दिख रहा है, वाई पर बना जब तारा दिख रहा है, उस बीच में जब वो वाइब्रेशन हो रहा है तो तारा नहीं दिख रहा। तो आपको बताओ तारा कैसा दिखेगा? तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देगा। तो तारे का टिमटिमाना भी अपवर्तन का ही उदाहरण है ना। क्यों टिमटिमाता हुआ दिखता है वो बात आपके सामने विस्तार से क्लियर है। चलो सब अपवर्तन के उदाहरण में अगला उदाहरण है ना। अगला उदाहरण में सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का या कुछ समय है ना, कुछ आ गया देखो। तो सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, ऐसे लिख देता है ना, भी सूर्य का दिखना है ना सर। अब देखो सनसेट, सूर्यास्त हो चुका है, अस्त होने के बावजूद भी आपको सूर्य कुछ मोमेंट के लिए दिखेगा, कुछ समय के लिए सूर्य दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा साहब? तो सब एक्चुअली सूर्य तो अस्त हो चुका है, लेकिन सूर्य का आभासी प्रतिबिंब अस्त होने के बावजूद भी आपको कुछ समय तक दिखाई देता है, अस्त होने के बावजूद भी, है ना। तो अपवर्तन के कारण आपको आभासी प्रतिबिंब अभी भी दिख रहा है, जबकि सूर्य तो अस्त हो चुका है। ऐसे समझे अपन, कोशिश करता हूं मैं इसको चित्रित करने की, है ना। चित्र एग्जैक्ट बने ना बने, पोजीशन में आपको समझा दूंगा, है ना। ये सन है और ये अर्थ है, ठीक है। अपन देखो क्या है सब, हमेशा हर चीज जो आपको दिख रही है उसी को सत्य मत मान लिया करो आप।
बस ये है कि समझाना सत्य है, जो आपको समझा रहे हैं वो सत्य। ये मैंने अपवर्तन चालू किया था उस समय ऐसा चित्र बनाया था मैंने कहा था धरातल पर वायु का घनत्व अधिक है और आप धरातल से ऊपर जाएंगे तो वायु के घनत्व में कमी होगी। तो अब मान लीजिए आप 2 डायमेंशन में पृथ्वी को ऐसा घूमता हुआ माने, 2 डायमेंशन में, यहां पर और यहां पर। यहां जब आए तो सूर्य की आपके ऊपर पहली किरण पड़ी तो इसको तो कहेंगे आप सूर्योदय, ठीक है। इसमें भी एक चक्कर है, सूर्य उगने से पहले उसकी लालिमा दिखाई पड़ जाती है, जिसे अपन अरुणोदय कहते हैं। अगर आपने केबीसी देखा हो, कौन बनेगा करोड़पति, तो केबीसी में एक बच्चा आया था अरुणोदय, मुझे भी उस बच्चे की वजह से ये नाम याद रह गया। तो श्री अमिताभ बच्चन ने उस बच्चे के साथ, इंटेलिजेंट बच्चा था, छोटा बच्चा था, चंचल भी था, इंटेलिजेंट भी था, तो उस बच्चे से काफ़ी बात की। वो सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे वायरल होने वाला केबीसी का एपिसोड था वो अरुणोदय वाले, आप भी भले ही देखना। तो उस अरुणोदय ने बताया था कि सर जब सूर्य उगता है तो उसके उगने से पहले लालिमा दिखाई दे जाती, मतलब बच्चे को भी पता है कि सूर्य के उदय होने से पहले ही उसकी लालिमा दिखाई दे, नारंगी लाल रंग की, है ना, लालिमा दिखाई देने लग जाती है, उसे कहते हैं अरुणोदय, है ना। तो यहाँ भी वही अपवर्तन ही आए माना जाएगा कि सूर्य की किरण सबसे पहले आप यहाँ आए तब गिरी, तो इसको कहेंगे आप सूर्योदय। और यहाँ पर आपके ऊपर अंतिम किरण गिरेगी, यानी ये आपके लिए हुआ सूर्यास्त, है ना। जब देखो चित्रों में बहुत जान होती है, हम भी कोशिश तो करते हैं कि पूरा एग्जैक्ट बनाए, और देखो छोटी छोटी चीजें कहाँ मेरे को अरुणोदय उसकी वजह से याद रहेगा। अब क्या है, वैसे तो अंतिम दर्शन आपको यहाँ हो जाएंगे, लेकिन होगा क्या, अब होगा क्या को मेरे को अभिलंब से समझाना पड़ेगा, है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ बेटर क्या अभिलंब से समझाऊँ, है ना। तो ये मैंने साहब अभिलंब बना दिया, ठीक है। अब आप इसी को अभिलंब समझ लो। ये सूर्य की किरण ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से माने अपन तो कहने का मतलब विरल से सघन माध्यम में आ रही है, ऐसा समझे अपन, है ना। तो सब कहीं ऐसा बेस बना लें अपन थोड़ा सा, ताकि अपने को बात समझ में आ जाए, ये सब आधार बना लेते हैं। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे तो बातों से सब क्लियर कर चुका हूँ मैं, है ना। अब ये देखो सनलाइट, ये सनलाइट आ रही है, ये अभिलंब से कोण है, आपतन कोण। अब किरण धरती पर जा रही है ना, तो विरल से सघन में जा रही है, अभिलंब की ओर मुड़ेगी, तो ये किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, यानी अपवर्तन कोण का मान कम होगा। ये अपवर्तन कोण का मान मैंने कम कर दिया, R लेस देन I। विरल से सघन में आने पर किरण अभिलंब की ओर झुकती है। अब देखो सूर्य का प्रतिबिंब आपको यहां दिखाई दे रहा, देखना आप, है ना, जबकि आप कहां पर हो, प्रेक्षक यहां आ चुका, ध्यान से समझना साहब। तो वैसे तो आपके लिए सूर्यास्त यही हो जाना चाहिए था, लेकिन आप यहां आ चुके, सूर्यास्त यहां हो चुकना चाहिए था इस जगह पर, ठीक है। लेकिन आपको अभी भी सूर्य का आभासी प्रतिबिंब कहां दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है। ये वास्तविक है और ये उसका आभासी प्रतिबिंब है, जो आपको यहां जाने के बावजूद, जबकि अब यहां तो किरण डायरेक्ट गिर नहीं सकती ना, वहां तो पहुंच ही नहीं सकती, लेकिन यहां पर भी आपको सूर्य दिख रहा है,
तो अस्त तो यही हो चुका था, लेकिन इतना और चलने के बाद भी इतना आपको सूर्य का आभासी प्रतिबिंब दिखता रहेगा, यानी सूर्य आपको अभी भी दिखेगा। तो सब सूर्यास्त बन गया चित्र कुल मिला के, है ना। बाकी बात ही समझना, आपको चित्र वित्र से मतलब नहीं है, तो मैंने बना दिया। तो कहने का मतलब सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, ये भी अपवर्तन का ही उदाहरण है। तो सब कहने का मतलब बहुतेरे उदाहरण हैं। अपन ने इसमें कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए, जैसे एक तो इसे लेक्चर से पहले कर दिया था अपन ने, कांच की पट्टिका। कांच की पट्टिका में तो कुछ निर्णय भी थे, रिजल्ट भी थे, है ना। कांच की पट्टिका में था कि विभिन्न माध्यमों से गुजरने के पश्चात निर्गत किरण सदैव आपतित किरण के समांतर होती है, यानी निर्गत कोण और आपतन कोण बराबर होता है, लेकिन किरण अपने मूल पथ से विस्थापित हो जाती है, जिसे पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। एक वो भी उदाहरण था। सेकंड एग्जाम्पल में अपन ने लिया सघन माध्यम में वस्तु है, आप उसे विरल से देखोगे, रिजल्ट तो चित्र में ही पता पड़ जाते हैं कि आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम होगी, यानी वस्तु ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। तिरछा देखने पर भी ऐसा होगा। तो आपसे कोई पूछे कि क्या तिरछा देखने पर भी वस्तु ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, तो आप उसका जवाब देना यस, क्योंकि तिरछा देखने पर भी वस्तु दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ऊपर उठी हुई है ना। ठीक है। इसका बिल्कुल उल्टा भी अपन ने स्टडी कर लिया। अपन ने कहा कि विरल माध्यम में स्थित वस्तु को सघन से देखें, फिर ऊंचाई की फॉर्म में बोल दिया अपन ने कि आभासी ऊंचाई वास्तविक ऊंचाई से अधिक दिखेगी। चित्र से मैंने क्लियर भी कर दिया और पिछले डेरिवेशन से ही बता दिया ऐसा कैसा। अब तो आपके इसके न्यूमेरिकल भी आएंगे, ये अपन सब उस हिसाब से करते हैं, न्यूमेरिकल की तैयारी के हिसाब से। अब जैसे मान लीजिए नेक्स्ट एपिसोड में पहले मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखूंगा कि इस पे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। अगर इस पे क्वेश्चन होंगे तो पहले क्वेश्चन कर देंगे, हाथ के हाथ काम करते जाएंगे, तो अपना ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स बहुत शानदार निकलेगा। तो देख लूँगा इसके 2-1 न्यूमेरिकल अगर होंगे तो अपन वो पहले निपटा लेंगे। ठीक है, अपवर्तन के उदाहरण वाले। फिर साहब अगला उदाहरण चित्र से ही क्लियर हो गया, जल में छड़ का टेढ़ा दिखाई देना। ये सब पहली बार मैंने 2 किरण का चित्र बनाया, क्योंकि मैं एक एक किरण का ही बना रहा था। अब मैंने 2 किरण का चित्र बना दिया। 2 किरण के चित्र में आपको साफ दिख रहा है कि चोंच है तो यहाँ, लेकिन दिखाई देगी यहाँ, यानी छड़ जल में टेढ़ी दिखाई देगी, कंफर्म। ठीक है साहब। इसके बाद अपन ने नेक्स्ट एग्जाम्पल में तारों का टिमटिमाना, वो भी आपको बता दिया कि तारे, ऐसा नहीं कि तारे कोई ट्यूबलाइट की तरह बंद चालू हो रहे हैं, या दिवाली पे लगाई गई सीरीज में बल्ब की तरह बंद चालू। अगर वो प्रकाशित हैं या प्रकाश का परावर्तन कर रहे हैं तो कंटिन्यू करेंगे। तो कोई तारा टिमटिमाता हुआ क्यों दिखना चाहिए भाई? प्रकाशित है तो प्रकाश कंटिन्यू दिखना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता, गैप आता है, प्रकाशित और फिर अंधेरा, फिर प्रकाशित फिर अंधेरा। तो वही तारा हमें बार बार चमकीला और अंधेरा, चमकीला और अंधेरा, इसी को हम टिमटिमाना कहते हैं। उसका भी मैंने क्लियरिफिकेशन दे दिया आपको कि तारे से आपके आंख पर यानी प्रेक्षक तक आने वाली प्रकाश किरण विभिन्न घनत्व वाली विभिन्न परतों से, वायु की विभिन्न परतों से गुजरती हुई आ रही है। इन परतों के घनत्व में निरंतर होने वाले परिवर्तन के कारण अपवर्तित किरण वाइब्रेट करती है, कंपन होता है। तो एक ही तारे से आने वाले प्रकाश किरण आपको क्षण भर में उसके प्रतिबिंब रेटिने पर 2 जगह बनते हैं। उस बीच में जब वो किरण वाइब्रेशन होगी तो आपको दिखाई नहीं देगी, तो
तारा दिखेगा, नहीं दिखेगा, दिखेगा, नहीं दिखेगा, उसे कहते हैं टिमटिमाना। लास्ट में आपको बता दिया कि सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। हालांकि मैंने सूर्योदय में बता दिया कि आपको सूर्य उगने से पहले उसकी लालिमा दिखाई देने लग जाती। क्लियरिफिकेशन मैंने इसमें ऊपर दे दिया सूर्यास्त से, कि सूर्यास्त आपके लिए यहाँ हो गया, क्योंकि यहाँ सूर्य की अंतिम किरण गिरेगी। लेकिन आप यहाँ पहुँच गए तो भी आपको अपवर्तन के कारण सूर्य का आभासी प्रतिबिंब यानी सूर्य दिखाई दे रहा है। यह भी अपवर्तन का ही उदाहरण है। तो बच्चों, ये तो अपवर्तन के उदाहरण हुए, खत्म हो गए ना। अब अगले टॉपिक कौन इम्पोर्टेंट है वो बता दूं। अभी मैंने आपको इम्पोर्टेंट के बारे में कोई अपवर्तन में अभी कुछ भी सूचना नहीं दी है कि ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है, वो मैं आपको बता दूं, है ना। अब मैं देख लूँगा इसके आभासी गहराई वगैरह वाले कुछ न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के। तो एनसीईआरटी के पूरे न्यूमेरिकल अपने को करने हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि 2 या 3 नंबर का न्यूमेरिकल प्रकाशिकी में से आता है। वो किरण प्रकाशिकी प्लस तरंग प्रकाशिकी दोनों है, यूँ नहीं किरण प्रकाशिकी। तो इसलिए अपन मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर करते हुए चलेंगे ना। तो बच्चों बस आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।